सभी मित्रों को राम राम। आज की जो वीडियो है इन दिनों में विशेष और प्रसंग प्रचलित हो रहा है, हलाल सर्टिफिकेशन। सोशल मीडिया पर और बाकी प्लेटफॉर्म पर इस शब्द के बारे में अनेक अनेक बातें प्रचारित की जा रही है। सही गलत अलग अलग चीज, अलग अलग लोगों का अपना अपना मत हो सकता है। इसके विश्लेषण को लेकर के आज का वीडियो है। सभी से निवेदन है कि यह वीडियो विश्लेषणात्मक है, विषय थोड़ा जटिल है, इसलिए बड़ा हो सकता है, समय ले सकता है, परंतु स्किप किए बिना इसको पूरा देखना इसलिए जरूरी है कि यह एक गंभीर विषय है और इसको लेकर के देश की अर्थव्यवस्था और देश की नहीं, मेरा तो मानना है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। देश के भविष्य के निर्धारण को लेकर के इस वीडियो को या इस विश्लेषण को पूरा ठीक से सभी को समझना मेरे मत में आवश्यक है। इसलिए लंबा होने पर भी इसको बिना स्किप किए कृपया पूरा देखें, और अगर आपको ये उचित लगता है, ठीक लगता है, तो इसको और लोगों तक भी भेजना चाहिए ताकि सबको यह विषय स्पष्ट हो और सब मिलकर के इसका किस प्रकार से समाधान करना है इस विषय में सोचें और काम करें। हलाल वस्तुतः एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उचित, हिंदी में बाकी कह सकते हैं जायज, न्याय संगत, परमिसेबल, लीगल। ये इसके पर्यायवाची समझे जा सकते हैं। इससे इस शब्द के आसपास हम पहुंच पाते हैं। अब उचित, अनुचित, लीगल, इलीगल, जायज, नाजायज, यह सब कुछ स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति, इन पर निर्भर करता है। एक ही चीज एक स्थान पर उचित हो सकती है, दूसरे स्थान पर अनुचित। एक व्यक्ति के साथ उचित हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के साथ अनुचित। ऐसे उदाहरण के तौर पर कहा जाए कि अपने देश में शराब बेचना और खरीदना यह गैर कानूनी नहीं है, लीगल है, उचित है। परंतु अगर 10 वर्ष का बच्चा शराब खरीदने जाए तो बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों अनुचित है, इलीगल है, नैतिक दृष्टि से भी और विधिक दृष्टि से भी। शराब बेचना कृत्य एक है, परंतु व्यक्ति बदल गए तो उचित अनुचित की परिभाषा भी बदल गई। इसी तरह से हथियार रखना, अपने देश में बिना लाइसेंस के हथियार रखना अनुचित है, किंतु अगर अमेरिका में चले जाएं तो वहां लाइसेंस व्यवस्था नहीं है तो वहां रखना उचित है। तो स्थान बदलने पर उचित अनुचित का जो पैमाना था, परिणाम था, वह बदल जाता है। एक ही चीज आपके लिए उचित हो सकती है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए कोई चीज अनुचित हो सकता है वह आपके लिए उचित हो। तो यह सब कुछ परिस्थिति पर निर्भर करता है, उचित और अनुचित या जायज या नाजायज क्या है। इसी प्रकार से हमारे दुनिया में जहां हम रहते हैं, अलग अलग मत, पंथ और संप्रदाय के लोग रहते हैं जिनकी मान्यताएं अलग अलग है। तो एक ही काम या कृत्य या वस्तु एक मत पंथ के लिए उचित हो सकती है, दूसरे के लिए वह अनुचित हो सकती है। तो उचित अनुचित का संक्षेप में कहें तो व्यक्ति, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से परिणाम बदलता रहता है। अब यह जो हलाल शब्द है, इसकी जो यात्रा हुई, शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया और उसका विश्लेषण भी हमने किया, परंतु आज एक हलाल जो सामान्य रूप से एक उचित अनुचित के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाना चाहिए था, धीरे धीरे किसी जानवर को काटने के तरीके के रूप में परिणित हुआ, मांस बनाने की एक प्रथा या प्रोसेस के रूप में परिभाषित हुआ, और धीरे धीरे अब एक हलाल इकोनॉमी के रूप में किस प्रकार से परिवर्तित हो गया, इस यात्रा को हम सबको समझने की आवश्यकता है। हलाल का विरोधी शब्द उर्दू में या अरबी में है हराम। जो हराम है वह हलाल नहीं, और जो हलाल है वह हराम नहीं। आरंभ में यह जानवर को काटने की जो प्रोसेस है, विधि है, उसको लेकर के शुरू हुआ। किसी भी मांस के लिए जानवर को काटा जाए तो सनातन में या भारतीय राजपूतों में जो पद्धति थी, खटीक लोग या कसाई, हिंदू कसाई जो इसको काटते थे, वो एक झटके में उसको वध कर देते। उसकी बजाय मुसलमान लोग उसको धीरे धीरे काटते थे और उसको उन्होंने हलाल शब्द के रूप में किया कि धीरे धीरे छुरी चलाना और उस प्रकार से जो जानवर काटा जाए और वह जो मांस बनेगा वह हलाल है। और इसके विपरीत जो सनातनी हिंदू खटीक और राजपूत जो काटते हैं, एक झटके में उसका सर कलम कर दिया जाए, वह झटका है। तो दो प्रकार के मीट हुए, हलाल मीट और झटका मीट। शुरुआत यहाँ से हुई। जब झटका किया जाता है तो जानवर के गर्दन के ऊपरी हिस्से में धारदार हथियार का प्रयोग किया जाता है, तो एक क्षण में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके विपरीत हलाल में गर्दन के नीचे हिस्से पे धीरे धीरे आरी की तरह छुरी चला करके उसको जिबह किया जाता है और वह हलाल होता है। उस जिबह की प्रक्रिया में जानवर यातनापूर्ण मृत्यु को प्राप्त होता है। झटके में वह एक क्षण में
मर जाता है। अब जानवर को काटने की दो विधियां हो गई, झटका और हलाल। मुसलमानों के अतिरिक्त सभी जातियां झटके से ही मांस बनाती थी, केवल मुसलमान ही जिबा करके हलाल मीट को प्रयोग में लेते थे। शुरुआत में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो यहाँ पुलिस में मुसलमान थे और सेना में सिख और बाकी लोग थे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर उन्होंने यह मांग की, मुसलमानों ने, कि चूंकि आप तो यहाँ से चले जाएंगे और आपके शासन में हमने यहाँ पुलिस की भूमिका निभाई है, तो हमारा लोकल अनेक लोगों के साथ दुश्मनियां हो गई है, तो इस प्रकार से यहाँ हमारा रहना मुश्किल है, तो हमें इंग्लैंड में सेटल किया जाए, वहां रहने को जगह दी जाए। और इस प्रकार से इंग्लैंड के किसी एक हिस्से में मुसलमानों और सिखों को बसाया गया। जब इंग्लैंड में मुसलमान रहने लगे तो वहां उन्हें हलाल मीट नहीं मिला। सभी स्टोर्स में और मॉल में झटका पद्धति के मीट ही उपलब्ध थे, क्योंकि वहां के सारे स्टोर्स के मालिक गोरे अंग्रेज थे और वे ईसाई थे। इन्होंने प्रयास किया और अपील की, कुछ स्टोर्स में, मॉल्स में जाकर के अपील की, भाई हमारे लिए इस प्रकार का मीट खाना हराम है, हमें हलाल मीट चाहिए। वहां का मालिक अंग्रेज था, उसने कहा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लेना है तो ये लीजिए, हमारे पास तो इसी प्रकार का काटा हुआ मांस है। वहां के मुसलमानों ने हदीस का हवाला दिया कि हमारे धर्म में इस प्रकार का मीट हम नहीं खा सकते। तो शुरुआत में जो स्टोर्स मालिक ईसाई अंग्रेज थे, उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, इनकी परवाह नहीं की, परंतु उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे और कुछ छोटे स्टोर्स को इसके लिए मना दिया कि वह हलाल मीट रखना आरंभ करें। देखिए, एक छोटी सी शुरुआत जो इंग्लैंड के किसी एक शहर से हुई थी, आज कहाँ पहुंच गई। इस यात्रा को सबको समझना बहुत आवश्यक है। मैं फिर निवेदन करता हूँ, कृपा करके पूरा वीडियो ढंग से देखें, पूरा समझें। 1-2 सालों में ये परिणाम रंग लाया और जो हलाल सर्टिफाइड मीट रखने वाले स्टोर्स थे, उनकी 10 से 12% सेल बढ़ गई। अब गौर करने लायक बात यह है कि 10-12% वहां मुसलमानों की आबादी नहीं थी, परंतु उन्होंने प्रयत्न पूर्वक बहुत कोशिश करके अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए राजी किया कि वहीं से सामान लेना है जहां हलाल मीट मिलता है। उन्होंने इसे छिपाया कि मैं हम इसलिए कर रहे हैं, परंतु कहा हम वहां जा रहे हैं, आप भी चलोगे क्या? इसके लिए चाहे उसको 5 किलोमीटर फालतू कार चलानी पड़ी, ईंधन जलाना पड़ा, किंतु अपने लक्ष्य के लिए वे किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार थे। तो उन्होंने यह किया और 10-12% जब किसी स्टोर्स की सेल बढ़ी तो वस्तुतः वह दूसरे स्टोर्स की सेल शिफ्ट हुई थी, तो दूसरे स्टोर्स की कम हुई। उन्होंने चिंता देखनी चालू की, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कारण ध्यान में आया कि हम हलाल मीट नहीं रखते, तो हलाल मीट के चाहने वाले सारे ग्राहक हलाल मीट रखने वाले स्टोर्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। व्यापार है और व्यापार के लिए कुछ भी करते हैं। तो उन्होंने भी फिर इन मुसलमानों को बुलाया और कहा हम भी अपने स्टोर्स पर हलाल मीट रखने को तैयार हैं। मुसलमान ने कहा हम तो आपके पास आए थे, आपको रिक्वेस्ट की थी, आपको अपने धर्म का, हदीस का हवाला भी दिया, आप माने नहीं। कोई बात नहीं, इस्लाम बहुत दयालु धर्म है, बहुत मानवता से भरा धर्म है, आप रखेंगे तो हम आपके यहाँ से खरीदेंगे। और इस प्रकार से लंदन के उस क्षेत्र के सभी स्टोर्स हलाल मीट रखने लगे। परिणाम ये आया, इंग्लैंड के 100% स्टोर्स हलाल मीट रखने वाले होंगे। अब हलाल मीट जब रखेंगे तो उसका एक नियम है कि उसको काटने वाला मुसलमान होना चाहिए। तो फिर इंग्लैंड में मुसलमान कसाई, इसकी मांग बढ़ गई। यह बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यहाँ से वहां इंपोर्ट होने लगे, मतलब मुसलमान कसाई बसाए जाने लगे। और सबसे बड़ी बात यह हुई, जो अंग्रेज बूचर्स थे, अंग्रेज कसाई थे, वे इस व्यवसाय से धीरे धीरे बाहर। एक छोटी सी मांग कितना बड़ा परिणाम लाती है, उसका हम ये एक उदाहरण प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जब मुसलमान कसाई कम पड़े तो स्पेशल वीजा के इंतजाम किए गए और स्पेशल वीजा पर मुसलमान कसाई जब वहां आए, 1 साल बाद उन्होंने अपनी पत्नियों को बुला दिया। पत्नी आ गई तो बच्चे हो गए और फिर उन्होंने अपनी पत्नियों को तलाक दिए। तलाक देने पर 2 लोग हो गए, एक पत्नी वहां रह रही है जिसको अपने पति को बुलाना है, इसके लिए वो स्पेशल वीजा पे आएगा। दूसरा जो बूचर से कसाई है, वह पति है, उसको दूसरी पत्नी को वहां बुलाना है, क्योंकि उस पत्नी से वो तलाक ले चुका है, वह अभी बिना पत्नी के है, उसको बुलाना है। इस प्रकार से मुसलमान आबादी वहां धीरे धीरे बढ़ने लगी। यह गणित सभी स्थानों पर जहां ये होते हैं, 2x2 4 नहीं होकर के 2x2 16 बनते हैं और इस अनुपात में वे बढ़ने लगे। अभी तक हलाल सर्टिफिकेट सरकारी संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला था,
उसमें केवल एक ही कंडीशन थी कि हलाल का जो ज़िबा किया जाने वाला है वह किसी मौलवी की देखरेख में ज़िबा किया गया है और जिस प्रकार से हलाल किया जाता है वही किया गया है। यह सर्टिफिकेट मीट के साथ होता था और एक मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट होता था कि जानवर स्वस्थ है जिसका कत्ल किया गया है। अब इन सब ने मिलकर मांग की कि यह सरकारी सर्टिफिकेट तो ठीक है, परंतु हम पैरेलल हमारी संस्था या हमारे संगठन द्वारा दिया गया हलाल सर्टिफिकेट ही हम मानेंगे। उस हलाल सर्टिफिकेट में क्या था कि जो यह व्यापार हो रहा है इसमें लाभ मुसलमान व्यक्ति को जाना चाहिए। अगर किसी ईसाई या अन्य धर्म के व्यक्ति को जाता है तो वह हमारे लिए हराम। दूसरा उनका तर्क था कि जहाँ यह हो रहा है वहाँ काम करने वाले लोग वह इस्लाम को मानने वाले होने चाहिए। जिस जानवर को ज़िबा किया जा रहा है उसका मुंह मक्का की ओर होना चाहिए। अब इस प्रकार से यह सर्टिफिकेशन सरकार नहीं दे सकती, इसलिए हमारे किसी संगठन और संस्था द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। सरकारी जो सर्टिफिकेट है वह अपनी जगह ठीक है, उसको हम हटा नहीं रहे, पर साथ साथ में हमारा हलाल सर्टिफिकेट अलग से होना चाहिए। उस समय तक सारे यूरोप में मांस जो है वो लैटिन अमेरिका से इंपोर्ट होता था, जैसे मैक्सिको, कोलंबिया आदि देशों से इंपोर्ट होता था। अब इन मुसलमानों ने यह तर्क रखा कि चूंकि ये तो ईसाई देशों से आता है और इसका सारा जो लाभ है वह ईसाइयों को ही मिलता है, मुसलमानों को तो मिलता नहीं, और चूंकि ये मुसलमानों को इसका कोई लाभ नहीं है इसलिए हमारे लिए ये हराम। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि यह सारा जो इंपोर्ट है वह इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान आदि देशों में शिफ्ट हो गया। जो देश पहले मांस की सप्लाई करते थे, मीट सप्लायर थे, मैक्सिको, कोलंबिया, धीरे धीरे ये इस व्यापार से बाहर हो गए और आज तक वे बाहर ही। यह छोटा सा प्रयास धीरे धीरे बढ़ता हुआ दुनिया की इकोनॉमी को हिलाने लगा। अनेक देशों की इकोनॉमी इससे प्रभावित होने लग गई। अब आगे जाकर के यह जो हलाल सर्टिफिकेशन है यह दूध, आटा और चॉकलेट तक होने लग गया। इसके लिए हम इसकी चर्चा आगे दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सबसे राम राम, नमस्कार। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, देश को जागृत करने की आपको आवश्यकता लगती है तो इसको अधिकाधिक लोगों तक शेयर करें, अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं। इतना विनम्र निवेदन आप सबसे। नमस्कार।